दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है एकांकी। एकांकी का प्रारंभ कब से होता है, एकांकी क्या है और एकांकी का संपूर्ण इतिहास और साथ ही साथ हिंदी की प्रमुख एकांकियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब को लेकर के हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन वीडियो के माध्यम से। एकांकी के उद्भव एवं विकास, एकांकी के इतिहास को लेकर लगभग 3 या 4 वीडियो बनेंगी। उसमें संपूर्ण एकांकी के इतिहास को, हिंदी साहित्य की एकांकी के विशेष संदर्भ में बातें होंगी। राजस्थान के अलवर में स्थित राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में एकांकी शामिल है। बाकी MA में एकांकी पढ़ाई जाती है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में एकांकी पढ़ाई जाती है या उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरी कक्षाओं में भी एकांकी पढ़ाई जाती होंगी। तो एकांकी के महत्वपूर्ण इस टॉपिक को जानने के लिए आप इस एकांकी के 3 या 4 वीडियो जितने बनेंगे वो गंभीरता से देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए। उसके बाद एकांकी को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो बनाएंगे और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो बने तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास पार्ट 1। आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्यात्मक विधाओं का विकास विगत 1 शताब्दी में हुआ है, उनमें एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी साहित्य में इसका उद्भव 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में माना जाता है। यदि इसके संवादात्मक स्वरूप एवं एक नाट्य विधा के अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो इसके सूत्र हमें अत्यंत प्राचीन समय से मिलने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एकांकी एक आधुनिक विधा है और जिस तरह से अनेक विधाओं का प्रस्फुटन भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना गया है, अर्थात आधुनिक काल से, तो उसी तरह से एकांकी भी लगभग वहीं से शुरू होती है। मुख्य रूप से श्रेष्ठ एकांकी है एकांकी के तत्व जिसमें मौजूद है वो वाली एकांकियाँ। यूँ थोड़ा और प्राचीन समय में हम देखें तो कुछ कुछ संदर्भ एकांकियों के मिलते हैं, लेकिन वह पूर्णतः एकांकी नहीं कही जा सकती। आधुनिक एकांकी वैज्ञानिक युग की देन है। विज्ञान के फलस्वरूप मानव के समय और शक्ति की बचत हुई है। फिर भी जीवन संघर्ष में मानव की दौड़ धूप अव्याहत जारी है। लगातार जीवन की त्रस्ता और व्यस्तता के कारण आधुनिक मानव के पास इतना समय नहीं है कि वे बड़े बड़े नाटकों, उपन्यासों, महाकाव्यों आदि का संपूर्णतः रसास्वादन कर सके, और इसलिए गीत, कहानी, एकांकी आदि साहित्य के लघु रूपों को अपनाया जा रहा है। किंतु एकांकी की लोकप्रियता का एकमात्र कारण समय भाव ही नहीं है। भोलानाथ तिवारी के शब्दों में यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि हमारे पास बड़ी बड़ी साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम गीत, कहानी, एकांकी आदि पढ़ते हैं। बात यह है कि हम जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और समस्याओं आदि को क्रमबद्ध एवं समग्र रूप से भी अभिव्यक्त देखना चाहते हैं और उन अभिव्यक्तियों का स्वागत करते हैं, मगर साथ ही साथ किसी एक महत्वपूर्ण भावना, किसी एक उद्दीप्त क्षण, किसी एक असाधारण एवं प्रभावशाली घटना या घटनांश की अभिव्यक्ति का भी स्वागत करते हैं।
हम कभी अनगिन फूलों से सुसज्जित सलोनी वाटिका पसंद करते हैं और कभी भीनी सुगंधी देने वाली खिलने को तैयार नन्ही सी कली का। दोनों बातें हैं, दो रुचियां हैं, दो पृथक किंतु समान रूप से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। समय के अभाव या अधिकता की इसमें कोई बात नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ समय का अभाव होने के कारण या आकार में लघु होने के कारण ही एकांकी कहानी या गीत जैसी विधाएं पसंद नहीं की जा रही है या फिर इनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे कारण भी हैं जो कि भोलानाथ तिवारी जी ने काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिए हैं। उन चीज़ों को और हम गंभीरता से आगे समझेंगे, जानेंगे। लेकिन एकांकी की विशेष बातों में, उसकी पसंद या लोकप्रियता में ये महत्वपूर्ण बात है कि कई बार पूरा उपन्यास या नाटक जो लगभग 1 घंटे या 2 घंटे का हो, वो बात जो कहता है वही बात संक्षिप्तता में, सूत्रात्मक रूप में एकांकी 10 मिनट में, 15 मिनट में अपनी बात कह देती है। तो पाठक, श्रोता या दर्शक जब 15 मिनट में उस तत्व को, उस मूल सार को ग्रहण कर लेता है, तो वो क्यों 2 घंटा 2.5 घंटा बड़े उपन्यास, महाकाव्य या नाटक को पढ़ने, देखने या सुनने में जाया करेगा। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है एकांकी जैसी लघु या आकार में छोटी विधाओं के विकसित होने के और लोकप्रिय होने के। इस प्रकार समय भाव के अतिरिक्त एकांकी की लोकप्रियता के अन्य भी कई कारण हैं तथा देश में सिनेमा के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हिंदी रंगमंच के उद्धार द्वारा जीवन और साहित्य में सुरुचि का समावेश करना, रेडियो से हिंदी एकांकियों की मांग, केंद्रीय सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित यूथ फेस्टिवल में एकांकी नाटक का भी प्रतियोगिता का एक विषय होना, विश्वविद्यालयों में विशेष अवसरों पर एकांकी नाटकों का अभिनय आदि, इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप एकांकी नाटक आज एक प्रमुख साहित्यिक विधा बन गया है। ये बहुत सारे कारण हैं जो बताए यहाँ पर कि एकांकी किस तरह से प्रमुख विधा बनी और एकांकी किस तरह से प्रस्फुटित हुई। एकांकी ने नाटक से भिन्न अपना स्वतंत्र स्वरूप प्रतिष्ठित कर लिया है। एकांकी बड़े नाटक की अपेक्षा छोटा अवश्य होता है, परंतु वह उसका संक्षिप्त रूप नहीं है। दोनों में भिन्नता है, अंतर है, उसके ऊपर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बड़े नाटक में जीवन की विविध रूपता, अनेक पात्र, कथा का सांगोपांग विस्तार, चरित्र चित्रण की विविधता, कुतूहल की अनिश्चित स्थिति, वर्णनात्मकता की अधिकता, चरम सीमा तक विकास तथा घटना विस्तार आदि के कारण कथानक की गति मंद होती है, जबकि एकांकी में इसके विपरीत जीवन की एकरूपता, कथा में अनावश्यक विस्तार की उपेक्षा, चरित्र चित्रण की तीव्र और संक्षिप्त रूपरेखा, कुतूहल की स्थिति प्रारंभ से ही, व्यंजकता की अधिकता और प्रभावशीलता, चरम सीमा तक निश्चित बिंदु में केंद्रीयकरण तथा घटना न्यूनता आदि के कारण कथानक की गति क्षिप्र होती है। अर्थात ये छोटी चीज़ें छोटे रूप में मौजूद होती हैं जो कि तुरंत आपको प्रभावित करती हैं, लाभान्वित करती हैं, आकर्षित करती हैं और उस मूल बिंदु तक पहुंचाती है जहां पर कि वह रचना केंद्रीय बिंदु तक पहुंचाना चाहती है। सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन है कि जीवन की वास्तविकता के एक स्फुलिंग को पकड़कर एकांकीकार उसे ऐसा प्रभावपूर्ण बना देता है कि मानवता के समूचे भाव जगत को झंझना देने की शक्ति उसमें आ जाती है। ये जो विशेष बात है कि समूचे भाव जगत को झंझना देने की शक्ति जब बहुत ही संक्षिप्त में प्राप्त होने लगे, तब एकांकी जैसी विधा का अवतरण होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी एकांकी के विकास क्रम को निम्नलिखित प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला है भारतेंदु द्विवेदी युग 1875 से 1928। दूसरा है प्रसाद युग 1929 से 1937। तीसरा है प्रसादोत्तर युग यानी प्रसाद के बाद का युग 1938 से 1947। और चौथा है स्वातंत्रोत्तर यानी कि आज़ादी के बाद का युग 1948 से अब तक। तो इन सब 4 युगों के माध्यम से हम पूरे एकांकी के इतिहास को, एकांकी के उद्भव
और विकास को, एकांकी के साहित्य को हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। वास्तव में प्रारंभिक एकांकी प्रयोग में भी भटकती हुई नाट्य दृष्टि की प्रमुखता से उभर कर सामने आई है, किंतु विकास की दृष्टि से उन्हें नकारा नहीं जा सकता। भारतेंदु द्विवेदी युग, पहला पड़ाव इसका। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, इस बात में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद के एक घूंट जो 1929 में प्रकाशित हुआ को प्रथम एकांकी मानते हैं, जबकि कुछ लोग रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु 1930 में प्रकाशित हुआ को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं। जिस प्रकार भारतेंदु हिंदी में अनेकांकी नाटकों के लिखने वालों में प्रथम नाटककार माने जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में सबसे पहला एकांकी भी उन्होंने ही लिखा, ऐसी मान्यता है। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद अवश्य है, फिर भी कुछ विद्वान भारतेंदु प्रणीत प्रेम योगिनी 1875 में लिखी गई से हिंदी एकांकी का प्रारंभ मानते हैं। आलोच्य युग में विषयगत दृष्टिकोण को सामने रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां उभरी। देखिए, ये डिबेट का और विवादास्पद सवाल है कि प्रथम एकांकी कौन सा है। हमने आपको 3 एकांकियों के बारे में बता दिया है। अक्सर इस तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। विशेष रूप से किस रचनाकार की एकांकी कौन सी है, कब प्रकाशित हुई, ये पूछा जा सकता है। चूंकि जो प्रथम वाला जहाँ तक मामला है, वहाँ जैसा कि हमने बताया विवाद है, मतभेद है, स्पष्टता है, क्योंकि सिर्फ सन के आधार पर कौन सी रचना पहले आई, इस आधार पर किसी भी रचना को प्रथम रचना स्वीकार करना साहित्य के मानदंडों के अनुसार या उस रचना या उस विधा के तत्वों के अनुसार ये उचित नहीं है। क्योंकि विधा में वो पूर्णतः वो तत्व होने चाहिए जो उस विधा के लिए अनुकूल हों, उचित हों या प्रामाणिक हों। तो इसलिए ये 3 रचनाएं आप ध्यान रखें किस किस की हैं, प्रसाद जी की, रामकुमार वर्मा की और भारतेंदु की। तीनों रचनाओं को प्रथम कहा जाता है, लेकिन इनमें से कौन सी है ये विवादित है। आलोच्य युग में विषयगत दृष्टिकोण को सामने रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां उभरी। समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराओं, कुप्रथाओं एवं स्वस्थ सामाजिक विकास में बाधक रीति रिवाजों को दूर करने का प्रयास उन सामाजिक समस्या प्रधान रचनाओं के माध्यम से किया गया। इन एकांकीकारों ने जहां सामाजिक कुरीतियों पर हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण प्रहार किए, वहीं सामाजिक निर्माण के लिए भी समाज को प्रेरित एवं जागृत किया। अर्थात प्रारंभ में सामाजिक समस्याओं को लेकर के बहुत सारी व्यंग्यपूर्ण और हास्यपूर्ण एकांकियां लिखी गई। इन रचनाओं के पात्र भारतीय जनजीवन के जीवित एवं सजीव पात्र हैं, जिनके संवादों द्वारा भारतीय भद्र जीवन में प्रविष्ट पाखंड एवं व्यभिचार का भंडाफोड़ होता है। इस दृष्टि से भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा, प्रताप नारायण मिश्र रचित कलि कौतुक रूपक, श्री शरण रचित बाल विवाह, किशोरीलाल गोस्वामी रचित चौपट चपेट, राधाचरण गोस्वामी रचित भारत में यवन लोक, बूढ़े मुँह मुहासे आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें धार्मिक पाखंड, सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों पर तीखे व्यंग किए गए हैं। देवकी नंदन रचित कलियुगी उनेऊ, कलियुग विवाह, राधा कृष्णदास रचित दुखनी बाला, काशीनाथ खत्री रचित बाल विधवा आदि रचनाएं भारतीय नारी के त्रस्त विवाहित जीवन का यथार्थ चित्रण है। सामाजिक भ्रष्टता का चित्रण कार्तिक प्रसाद खत्री रचित रेल का विकट खेल में मिलता है, जिसमें रेलवे विभाग में रिश्वत लेने वालों का भंडाफोड़ किया गया है। समाज सुधार की परंपरा के पोषक इन एकांकीकारों के प्रयास के फलस्वरूप भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण समाज के समक्ष उपस्थित हुआ तथा इन्हीं के द्वारा जन सामान्य को नवीन एवं प्रगतिशील विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा भी मिली। इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि भारतीय जनता समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं के प्रति घृणा भाव से भर उठी तथा उनके उन्मूलन के लिए कृत संकल्प हो गई। इस प्रकार भारतेंदु युग
नव चेतना और जागृति का युग था। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का उन्मेष होने से इस काल के एकांकीकारों ने जन जागृति के विचारों को मुखरित करने वाले नाटक या एकांकी लिखे। दरअसल भारतेंदु युग में जिस तरह से आप जानते हैं आज़ादी नहीं मिली थी, तो लोगों को जगाने का काम, सचेत करने का काम, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति संदेश देने वाली रचनाएं अधिकतर उस समय में लिखी गई। तो उसी तरह से प्रभावित करने वाली विधाओं का विषय का चयन किया गया, जिनमें भारत की तत्कालीन दुर्दशा, पराधीनता, प्रक्षोभ, अतीत की स्मृति, राष्ट्र में आत्मगौरव की भावना का जागरण, राष्ट्रहित, आशा निराशा का द्वंद्व, उज्जवल भविष्य आदि का चित्रण किया गया है। इस युग में सामाजिक नव जागरण के साथ साथ राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का प्रयत्न भी किया गया है। इस संबंध में भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा एवं भारत जननी, राधाकृष्ण गोस्वामी कृत भारत माता और अमर सिंह राठौर, राधाकृष्ण दास कृत महारानी पद्मावती, रामकृष्ण वर्मा कृत पद्मावती, धीर नारी आदि उल्लेखनीय है। यानी कि इन सब रचनाओं में उस समय की तात्कालीन स्थितियों को देखा जा सकता है। भारतेंदुकालीन एकांकियों की धार्मिक पौराणिक धारा के अंतर्गत वे एकांकी आते हैं जिनमें धार्मिक कथानकों के आधार पर भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र में भारतेंदु जी के सत्य हरिश्चंद्र और धनंजय लाल श्रीवास्तव का प्रींद चरित्र, बद्री नारायण प्रेमघन का प्रयाग राजा गमन, राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा और सती चंद्रवली, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर, जैनेन्द्र किशोर का सोमावती अथवा धर्मवती, कार्तिक प्रसाद का उषाहरण, गंगोत्री, द्रौपदी चीरहरण और निस्सहाय हिंदू, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का प्रींद, खड़ग बहादुर मल्ल का हरतालिका आदि में धार्मिक कथानकों पर आधारित पौराणिक एकांकियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि धार्मिक कथानक के आधार पर रची गई एकांकियों में किस तरह का क्या वर्णन है वो इन एकांकियों में प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। आलोच्य युग में हास्य व्यंग एक प्रधान एकांकी सर्वाधिक लिखे गए जो प्रहसन की श्रेणी में आते हैं। प्रहसन दरअसल हास्य की एक विधा है, इसके बारे में अलग से हम वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। ये प्रहसन धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विषयों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन प्रहसनों पर पारसी रंगमंच का सर्वाधिक प्रभाव है, इसलिए उच्च कोटि का हास्य व्यंग इनमें नहीं मिलता। फिर भी सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह, अनमेल विवाह, वैश्यागमन, मद्यपान, विलासप्रियता आदि पर व्यंग किया गया है। पारसी रंगमंच की एक विशेष शैली है। जब रंगमंच भारत में प्रारंभ होता है तब उसमें से पारसी रंगमंच की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसे उद्भव करने में। इसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे जब नाटक को लेकर के, विशेष रूप से रंगमंच को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक संकीर्णता और उसकी आड़ में किया पाखंड, पंडागिरी, कर्मकांड, ज्योतिषियों की धोखेबाजी आदि पर आक्षेप किए गए हैं। इस प्रकार के एकांकियों में कमलाचरण मिश्र का अद्भुत नाटक, श्री जगन्नाथ का वर्ण व्यवस्था, माधव प्रसाद का वैशाख नंदन, घनश्याम दास का वृद्धावस्था विवाह, दुर्गा प्रसाद मिश्र का प्रभात मिलन, अंबिका दत्त व्यास का गो संकट और मन की उमंग, देवकी नंदन त्रिपाठी का जय नरसिंह की सैकड़ों में 10-10, कलयुगी जनेऊ, कलयुगी विवाह, 1-1 के 3-3, बैल 6 टके का वैश्या विलास आदि, बालकृष्ण का शिक्षादान, खड़ग बहादुर मल्ल का भारत आरत आदि उल्लेखनीय है। उपयुक्त रचनाओं में से कुछ का उल्लेख नाटक के अंतर्गत भी किया जाता है। वास्तव में ये एक अंक के नाटक ही हैं। एकांकी की परंपरा में आते हुए भी इन्हें सभी दृष्टियों से पूर्ण एकांकी नहीं कहा जा सकता। इनमें एकांकी के कुछ तत्व अवश्य ढूंढे जा सकते हैं। कुल मिलाकर विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि उस काल के एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली कई नाट्य शैलियां थी। तो उन विशेष कुछ नाट्य शैलियों की हम बात कर रहे हैं। संस्कृत की नाट्य परंपरा, अंग्रेजी, बंगला, पारसी रंगमंच और लोक नाटक, ये वो नाट्य शैलियां हैं जिन्होंने भारतीय रंगमंच को
विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है, रंगमंच को विस्तार देने में, और साथ ही साथ उसमें नवीन चीज़ें जो अब उद्भुत हो रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन्हीं विधाओं ने प्रेरित किया है। आलोच्य युग के सभी एकांकीकारों ने इन्हें आत्मसात किया। इस प्रकार इस युग में परंपरा के प्रभाव की प्रधानता रही, नए नए प्रयोग होते रहे, इसलिए कला की सूक्ष्म दृष्टि इस काल के एकांकीकारों में भले न हो, पर वे आधुनिक एकांकियों के पूर्वगामी अवश्य हैं। अब हम बात करते हैं प्रसाद युग की। भारतेंदु द्विवेदी युग में जो कुछ एकांकियां प्रमुख हैं उनके पूरे विस्तार को हमने जाना। अब हम बात करते हैं प्रसाद युग। इसमें क्या क्या विशेषताएं रही, एकांकी कैसे आगे बढ़ी, और कौन सी प्रमुख रचनाएं विशेष प्रसाद युग में किन के द्वारा लिखी गई। हिंदी एकांकी के विकास की दृष्टि से द्वितीय युग प्रसाद के युग से जाना जाता है। इस संदर्भ में आधुनिक एकांकी साहित्य की प्रथम मौलिक कृति के रूप में प्रसाद के एक घूंट का उल्लेख किया जा सकता है। ये रचना सन 1929 में प्रकाशित हुई। यहीं से हम एकांकी के शिल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। रसोद्रेक के लिए संगीत व्यवस्था, संस्कृत नाट्य प्रणाली का विदूषक, स्वगत कथन आदि प्राचीन परंपराओं के निर्वाह के साथ ही स्थल की एकता, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण, गतिशील कथानक आदि आधुनिक एकांकी की सभी विशेषताएं एक घूंट में मिलती हैं। अतः भारतेंदु ने यदि आधुनिक एकांकी की नींव डाली है तो उसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय प्रसाद जी को ही है। वास्तव में आधुनिक ढंग से हिंदी एकांकियों का विकास प्रसाद युग में ही हुआ। जब एकांकी या कोई भी विधा प्रारंभ होती है तो निश्चित रूप से उसके तत्व, उसकी विशेषताएं, उसके एक तरह से लक्षण या उसका रचनात्मक व्याकरण बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन जब वो विधा प्रारंभ हो जाती है तो उसके दूसरे पड़ाव में लोग उसकी बारीकियां, उनकी खूबियां, उनकी कमियां जानने लगते हैं और उसके संरचनात्मक व्याकरण को, उसके शिल्प को जब समझ जाते हैं तब अच्छी श्रेष्ठ रचनाएं धीरे धीरे लिखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए भले ही एकांकी भारतेंदु युग में या भारतेंदु जी के द्वारा उद्भुत हुई, लेकिन प्रसाद युग में वह विस्तृत रूप से एक बड़े फलक पर चर्चित हुई और श्रेष्ठ और अच्छी रचनाएं इस युग में आने लगी। वास्तव में आधुनिक ढंग से हिंदी एकांकियों का विकास प्रसाद युग में ही हुआ, क्योंकि इस युग में कुछ महत्वपूर्ण नवीन प्रयोग एकांकी क्षेत्र में हुए। इस युग में एकांकीकारों ने पाश्चात्य अनुकरण पर नवीन शैली में एकांकी लिखना प्रारंभ किया तथा पाश्चात्य टेक्निक को अपनाया। स्पष्टतः इस युग में एकांकी नाटकों में पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों की प्रेरणा एवं प्रभाव विद्यमान है। पाश्चात्य नाटककारों हेनरिक इब्सन, गोल्सवर्दी तथा बर्नार्ड शा आदि का प्रभाव इस युग के एकांकियों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा तथा इससे एकांकी साहित्य को परिपक्वता की स्थिति तक पर पहुंचने में सहायता मिली। दरअसल कोई भी विधा किसी दूसरी भाषा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, और दूसरी भाषा और दूसरे देश के रचनाकारों की उस समय उस विधा में क्या स्थितियां हैं, क्या मानसिकता है, उसके प्रभाव से किसी भी विधा का एक विकास होता है, परिपक्वता उसमें आती है और वो एक लंबी दूरी तय करने की कोशिश में रहती है। इसलिए पाश्चात्य नाटककारों की जो विशेष तत्व हैं नाट्य लिखने के, एकांकी लिखने के, रंगमंच से संबंधित, वो धीरे धीरे भारतीय रंगमंच में भी भारतीय साहित्यकारों, एकांकीकारों, नाटककारों, रंगमंचकारों ने अपनाए और प्रयोगात्मक दृष्टि से उन्हें अपना करके अपनी विधाओं में अपने यहाँ पर प्रयोग करने लगे, जिससे कि एकांकी का विस्तार हुआ, परिपक्वता आई, उसका विकास हुआ और आगे बढ़ी। भारतेंदु युग में जो एकांकी संस्कृत परिपाटी पर विरंचित हुआ था, इस युग में आकर वह नवीन रूपों में विकसित होने लगा। प्राचीनता का मोह छोड़कर नवीन ढंग के एकांकी नाटक लिखे गए जो कथानक की दृष्टि से मानव जीवन के अत्यधिक निकट थे। प्राचीन कथा वस्तु में जो
कृत्रिमता होती थी उसके स्थान पर सामाजिक, पारिवारिक एवं दैनिक समस्याओं को एकांकी का विषय बनाना प्रारंभ किया गया। ये रचनाएं सामाजिक यथार्थ के निकट आईं। प्राचीन कृत्रिम प्रणाली, काव्यमय कथोपकथन, प्राचीन रंगमंच एवं अस्वाभाविकता के बहिष्कार के स्वर इस युग की रचनाओं में प्रमुखतया प्राप्त होता है। नई समस्याएं, विचारधारा एवं गद्यात्मक शिष्ट भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में गद्य भाषा का विकास नहीं था, तो पद्य में अधिकतर चीज़ें लिखी जाती थी। नाटक भी, एकांकियाँ भी, कविता तो प्रमुख रूप से लिखी जाती थी। तो इसलिए एक सीमित दायरा होने के कारण भी इस नवीन युग में एकांकी बड़े फलक पर दिखाई देती है। एक तरह से वो कृत्रिमता की प्रणाली से निकलकर एक सहज प्रवाहमय वातावरण में स्वच्छंद गति से चलायमान होती हुई दिखाई देती है। इस युग के अधिकांश एकांकी रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखे गए, जिससे उनका अभिनय हो सके और प्रेक्षक अपना ज्ञान वर्धन कर सके। दरअसल नाटक और एकांकी यानी कि ये दृश्य विधाएं हैं, और दृश्य विधाओं की एक तरह से पूर्णता तब तक नहीं होती है जब तक कि वो नाटक या एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुत न हो, अर्थात उन्हें खेला न जा सके। और इसलिए बहुत सारी एकांकियां प्रारंभ में ऐसी लिखी भी गई जिन्हें रंगमंच पर खेलना दुविधाजनक था। जैसे कि बहुत सारी एकांकियों में इस तरह की शब्दावली, इस तरह के दृश्य प्रयोग किए गए जो कि मंच पर खेलना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए भीड़ के दृश्य हैं, उदाहरण के लिए बड़े बड़े वटवृक्ष हैं, तोप हैं, हाथी हैं, युद्ध के दृश्य हैं। तो ये सब चीज़ें रंगमंच पर लाना संभव नहीं है यथार्थ में। अतः इन एकांकियों को, इन नाटकों को खेलना दूभर लगा, समस्या प्रदान लगा। लेकिन बाद में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि रंगमंच पर खेला जाएगा एकांकी, रंगमंच पर खेला जाएगा नाटक, तो उसी हिसाब से रंगमंच की परिकल्पना करते हुए नाटककार, एकांकीकार ने नाटक और एकांकी लिखे ताकि उसे आसानी से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके और प्रेक्षक यानी कि दर्शक उसका आनंद ले सके। चूंकि नाटक और एकांकी पढ़ने वाली विधा नहीं है, ये पढ़ने के साथ साथ महत्वपूर्ण है। ये दृश्य विधाएं हैं, देखने से ही उनके भाव, मूल भाव प्रत्यक्ष रूप से समझ में आते हैं। एकांकी में प्रयुक्त संवादों में सजीवता, संक्षिप्तता एवं मार्मिकता की ओर ध्यान दिया गया। प्रहसन, फैंटेसी, गीत नाट्य, ओपेरा, संवाद या संभाषण, रेडियो प्ले, झांकी तथा मोनोड्रामा आदि एकांकी से नवीन रूपों का विकास इसी युग में हुआ। युगीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रभाव आलोच्य युगीन एकांकीकारों की रचनाओं पर पड़ने के कारण कतिपय प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। प्रसाद युग में जिन सामाजिक एकांकियों की रचना हुई, उन पर युगीन सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। इस युग के अनेक एकांकीकारों ने सामाजिक जीवन की विभिन्न पक्षीय समस्याओं का चित्रण किया है तथा उसमें प्रचलित विभिन्न जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों को अपनी आलोचना का केंद्र बनाया है। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जातीयता, अस्पृश्यता की समस्या, मद्यपान, जुआ तथा समाज में फैला व्यभिचार आदि समस्याएं जिस रूप में भारतेंदु युग में परिव्याप्त थी, वह अभी तक उसी रूप में बनी हुई हैं। यद्यपि भारतेंदु युगीन एकांकीकारों ने भी इन पर प्रहार किया था, किंतु इनका निराकरण अथवा उन्मूलन सरल नहीं था, क्योंकि इनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी थी। अतः प्रसाद युगीन एकांकीकारों ने भी विषय रूप में इन सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। ये स्वाभाविक है कि तत्कालीन समाज में जो भी विकृतियां होती हैं, रचनाकार उनको अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता है। इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य में समाज की वो तथाकथित स्थितियां या फिर सभी स्थितियां दृष्टिगोचर होती हैं जो उस समय रहती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो परंपरागत रूढ़ियां थी, जो मान्यताएं थी, प्रसाद युग में भी वो यथावत बनी रही। तो उनके ऊपर भी एकांकीकारों ने अपनी कलम चलाई। तत्कालीन समाज की नग्न विकृतियों का चित्रण करने वाले अनेक एकांकीकारों की रचना इस युग में हुई। जीवानंद शर्मा कृत बाला का विवाह,
सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। हरिकृष्ण शर्मा कृत बुढ़ऊ का ब्याह वृद्ध अनमेल विवाह एवं दहेज समस्या पर कुठाराघात है। जीपी श्रीवास्तव रचित गड़बड़ झाला में वृद्धों की अनियंत्रित काम वासना एवं समाज के लोगों का भ्रष्टाचार चित्रित किया गया है। राम सिंह वर्मा कृत रेशमी रुमाल में पतिव्रत धर्म की प्रतिष्ठा, शैक्षिक वृत्तियों एवं रोमांस की त्रुटियों का चित्रण है। प्रेमचंद कृत प्रेम की देवी में लेखक ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन प्रबल रूप में किया है। श्री बद्रीनाथ भट्ट कृत विवाह विज्ञापन में आधुनिक शिक्षित वर्ग की रोमांस वृत्ति पर व्यंग्यात्मक प्रहार है। डॉक्टर सत्येंद्र कृत बलिदान में दहेज समस्या का चित्रण है। जीपी श्रीवास्तव कृत भूल चूक से विधवा विवाह समर्थन, अच्छा उर्फ अक्ल की मरम्मत में शिक्षित पति एवं शिक्षित पत्नी के मध्य उत्पन्न कटुता, लक्कड़ बग्गा में ऋण समस्या आदि पर व्यंग्य किया गया है। इनके अतिरिक्त बंटाधार, दुमदार आदमी, कुर्सी मैन, पत्र पत्रिका सम्मेलन, न घर का न घाट का, चोर के घर मोर आदि रचनाओं में श्रीवास्तव जी का दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। तो इन सब स्थितियों से हम ये भी जान सकते हैं कि तत्कालीन समाज में किस तरह की विकृतियां और परेशानियां थी। श्रीवास्तव जी का अछूतोद्धार एकांकी अछूत समस्या पर लिखा गया है। श्री चंडी प्रसाद हृदयकृत विनाश लीला में भारतीय नारी के जन्म से अंत तक के सामाजिक कष्टों का चित्रण है। पंडित हरिशंकर शर्मा कृत बिरादरी विभ्राट, पाखंड प्रदर्शन तथा स्वर्ग की सीधी सड़क, सामाजिक छुआछूत तथा वर्ग वैषम्य की हानियों को चित्रित करते हैं। श्री सुदर्शन कृत जब आँखें खुलती हैं में वेश्या का हृदय परिवर्तन स्वाधीनता संग्राम के वातावरण में चित्रित किया गया है। आलोच्य युग में श्री रामनरेश त्रिपाठी कृत समानाधिकार सीजन डल है। स्त्रियों की काउंसिल, पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत चार बेचारे, बेचारा संपादक, बेचारा सुधारक, श्री रामदास कृत नाक में दम, जोरू का गुलाम, करेंसी नोट, लबड़ धोधों आदि एकांकियों को भी विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। भारतेंदु युग में जिस राजनीतिक एकांकी की प्रवृत्ति का उदय हुआ था वह प्रसाद युग में आकर और अधिक गतिशील हो गई। इस युग में राष्ट्रीयता का स्वर सर्वाधिक मुखरित हुआ है। राजनीतिक भावना से प्रभावित होकर एकांकीकारों ने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश एवं घृणा तथा स्वतंत्रता की भावनाओं का स्वर मुखरित किया है। इस संदर्भ में मंगल प्रसाद विश्वकर्मा कृत शेर सिंह, सुदर्शन कृत प्रताप, प्रतिज्ञा, राजपूत की हार तथा जब आंखें खुलती हैं आदि राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत एकांकी रचनाएं हैं। श्री ब्रजलाल शास्त्री रचित दुर्गावती में विद्रोह एवं स्वातंत्र्य भावना की प्रधानता है। पन्नाधाय में स्वामी भक्ति एवं अपूर्व बलिदान का चित्रण है। बद्रीनाथ भट्ट कृत बापू का स्वर्ग समारोह में राष्ट्रपिता बापू के अपूर्व त्याग एवं बलिदान युक्त चरित्र का उद्घाटन किया गया है। श्री वृंदावन लाल वर्मा रचित दुरंगी में भारतीय नारियों को देश प्रेम की भावना जागृत करने में रत दिखाया गया है। राम नरेश त्रिपाठी रचित सीजन डल है में विदेशी बहिष्कार एवं स्वदेश की भावना का चित्रण है। सेठ गोविंद दास के अपरिग्रह की पराकाष्ठा में गांधीवाद के अपरिग्रह के सिद्धांत का चित्रण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद युग में विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों को लेकर एकांकियों की रचना हुई। उन्होंने प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करते हुए भविष्य में उसकी प्राप्ति की ओर संकेत किया। भारत भूमि की स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की भावधारा का भारतीय मानव के अंतःकरण के उद्रेक करना इनका उद्देश्य रहा है। चूंकि ये एकांकीकार स्वयं देशभक्त की भावना से आपूरित थे, अतः उसके चित्रण में स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता का प्राधान्य रहा है। इनकी रचनाओं का परिणाम यह हुआ कि पूर्व प्रसाद युग में अंकुरित राष्ट्र प्रेम की भावना इस युग के एकांकीकारों के विचारों की खाद्य प्राप्त करके भारतीय जनता के हृदय में अधिक पुष्पित एवं पल्लवित हो उठी। अर्थात जैसा परिवेश था उस समय की स्थितियों को लेकर रचनाकारों ने अपनी रचनाएं लिखी और समाज के सामने वो स्थितियां रखी जिससे कि वो उससे रूबरू हो सकें और जितनी भी विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनके विरुद्ध कार्य कर सकें।
प्रसाद युगीन एकांकीकारों ने अनेक ऐतिहासिक एकांकियों की रचना करके प्राचीन भारतीय गौरव एवं अतीत के स्वरूप का स्मरण भारतीय जनता को कराया। यद्यपि विदेशी सरकार का भय होने के कारण ये भावना प्रत्यक्ष रूप से प्रकट न हुई, किंतु इसमें निरंतर विकास के चिन्ह अंकित होते चले गए। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों में तीव्रता आई, त्यों तो उनका स्वर एकांकियों में अधिकाधिक मुखरित होने लगा। इन एकांकीकारों ने भारतीय नारी के पतिव्रत धर्म के महान आदर्श, उनकी त्याग एवं बलिदानमयी भावना, अपने राष्ट्र के हित के लिए सर्वस्व त्याग की भावना, राष्ट्र हित के लिए प्राणों की बलि चढ़ाना, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आदि सद्गुणों का चित्रण अपनी कृतियों में किया है। मंगला प्रसाद विश्वकर्मा कृत शेर सिंह में राष्ट्रीयता, स्वातंत्र्य प्रेम तथा भारतीय अतीत के गौरवशाली स्वरूप की प्रतिष्ठा है। श्री आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव कृत नूरजहां चाणक्य और चंद्रगुप्त शिवाजी भारत राजलक्ष्मी ऐतिहासिक कृतियां हैं। श्री ब्रजलाल शास्त्री रचित दुर्गावती, प्रपिनी, पन्ना, तारा, किरण देवी आदि ऐतिहासिक आदर्शवाद से प्रभावित अतीत गौरव को स्पष्ट करने वाली रचनाएं हैं। श्री सुदर्शन कृत राजपूत की हार, प्रताप, प्रतिज्ञा आदि में राजपूती शौर्य, राजपूती स्त्रियों का स्वदेश हित हेतु कर्तव्य का पालन एवं देश प्रेम की भावना का प्रभावपूर्ण वर्णन हुआ है। सेठ गोविंद दास ने तो बहुत बड़ी संख्या में ऐतिहासिक एकांकियों की रचना की, जिनमें बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, बुद्ध की एक शिष्या, सहित या रहित, अपरिग्रह की पराकाष्ठा, चैतन्य का संन्यास, सूखे संतरे आदि ऐतिहासिक धारा के अंतर्गत आते हैं। इनमें प्राचीन भारतीय गौरव एवं संस्कृति की प्रतिष्ठा, आचार विचार का प्रतिपादन सेठ जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। गोविंद वल्लभ पंत के विषकन्या, भस्म रेखा, एकाग्रता की परीक्षा आदि ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित हैं। इस प्रकार प्रसाद युग में अनेक ऐतिहासिक एकांकियों की रचना हुई, जिनके माध्यम से भारत के अतीतमय गौरव एवं संस्कृति पर दृष्टिपात किया गया। प्रसाद युगीन कुछ एकांकीकारों ने धार्मिक पौराणिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया। प्रसाद युग के धार्मिक एकांकी अपने पूर्व युग से विरचित एकांकी नाटकों से भिन्न थे। भारतेंद युग में इनका विषय प्रधान रूप से राम तथा कृष्ण की कथाओं से ही संबद्ध रहा। प्रसाद युग में अन्य पौराणिक कथाओं को भी महत्व दिया गया, क्योंकि सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति का प्राधान्य होने के कारण धार्मिक एकांकियों से जनता संतुष्ट नहीं होती थी। जनता की धार्मिक अश्रद्धा का कारण धार्मिक भ्रष्टाचारों का प्राधान्य एवं वास्तविक धर्म के स्वरूप का लोप होना था। अतः वे धार्मिक क्षेत्र में सुधार परम आवश्यक समझती थी। अतः कुछ धार्मिक कथाओं को आधार रूप में ग्रहण कर भारत के प्राचीन धार्मिक आदर्शों को प्रस्तुत करना इस युग के कलाकारों को युक्ति संगत प्रतीत हुआ। दरअसल धार्मिक प्रवृत्तियों को लेकर अनेक तरह की जो स्थितियां थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस समय के इस युग के रचनाकारों ने एकांकियां लिखी, ताकि लोग उनसे रूबरू हो सकें और आम जनता के सामने वो चीज़ें भी जाएं जो अभी तक जिनके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। धार्मिक पौराणिक एकांकी धारा को प्रवाहित करने में राधेश्याम कथावाचक कृत कृष्ण सुदामा शांति के दूत भगवान सेवक के रूप में भगवान कृष्ण, जयदेव शर्मा रचित न्याय और अन्याय, जयशंकर प्रसाद कृत सज्जन और करुणालय, आनंदी प्रसाद कृत पार्वती और सीता, चतुरसेन शास्त्री कृत सीताराम, राधा कृष्ण, हरिश्चंद्र, शैव्या आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार प्रसाद युग में कुछ एकांकीकारों ने धार्मिक एकांकी की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया, अर्थात इस तरह की एकांकियां धार्मिक रूप से लिखी गई। भारतेंदु युग में जिस हास्य व्यंग्य प्रधान धारा को सामाजिक सुधार हेतु माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था, उसका निर्वाह प्रसाद युग में भी दृष्टिगोचर होता है। इन एकांकीकारों ने समाज में प्रचलित अनेक जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों, कुप्रथाओं एवं परंपराओं पर व्यंग किए हैं। उनका लक्ष्य सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सुधार ही अधिक रहा है। श्री बद्रीनाथ भट्ट रचित चुंगी की उम्मीदवारी में चुनाव की प्रणाली पर व्यंग किया गया है। श्री जीपी श्रीवास्तव रचित दुमदार आदमी पत्र पत्रिका सम्मेलन, अच्छा उर्फ अक्ल की मरम्मत, न घर का न घाट का, गड़बड़ झाला, लक्कड़ बग्गा, घर का मैनेजर आदि हास्य व्यंग प्रधान एकांकी हैं।
जिनमें विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों व रूढ़ियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए गए हैं। इन रचनाओं में लेखक ने दहेज समस्या, विवाह समस्या तथा सामाजिक विरूपताओं एवं मिथ्या प्रदर्शन की भावना पर सुंदर व्यंग किया है। इसी संदर्भ में द्वारिका प्रसाद गुप्त रचित बशर्ते की, बद्रीनाथ रचित लबड़ धोधों, पुराने हकीम का नया नौकर, मिस अमेरिकन, रेगड़ समाचार के एडिटर की धूल दक्षिणा आदि हास्य व्यंग प्रधान रचनाएं हैं, जिनमें मध्यम एवं अल्प शिक्षित वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया गया है। दरअसल हास्य और व्यंग एक ऐसी विधाएं हैं दोनों जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और खासतौर से समाज की विपरीत परिस्थितियों को सामने रखने का प्रयास करती हैं, अर्थात जो विसंगतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो असामाजिकता हैं, जो अन्यायिक प्रवृत्तियां हैं, उन पर गंभीर कटाक्ष करती हैं। और ये रचनाएं आम जन को आकर्षित भी करती हैं। हल्के से मनोरंजन या हास्य के साथ में गंभीर व्यंजकता पैदा करना इनकी विशेषता होती है। तो इसलिए उस समय में हास्य व्यंग्य रचनाएं काफी लिखी गई। भट्ट जी का यह हास्य विशिष्ट, शिष्ट एवं सुरुचिपूर्ण बन पड़ा है। श्री रामचंद्र रघुनाथ रचित पाठशाला का एक दृश्य, सभी हाहा, मदद मदद, यमराज का क्रोध, रूप नारायण पांडे रचित समालोचना रहस्य, गरीब दास कृत, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, मुकंदी लाल श्रीवास्तव कृत घर का सुख कहीं नहीं है, श्री गोविंद वल्लभ पंत रचित 140 डिग्री, काला जादू पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत, चार बेचारे, बेचारा अध्यापक, बेचारा सुधारक, सेठ गोविंदास कृत, हंगर स्ट्राइक, उठाओ खाओ खाना अथवा बफे डिनर, वह मेरा क्यों आदि रचनाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसाद युग में भी विभिन्न एकांकीकारों ने विविध क्षेत्रीय समस्याओं एवं परिस्थितियों के उद्घाटन हेतु हास्य व्यंग को महत्व दिया तथा उसका सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया। प्रसाद युग के उपयुक्त प्रभावशाली एकांकीकारों के अतिरिक्त अन्य एकांकीकार भी हुए, जिन्होंने एकांकी के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। अनेक एकांकीकारों ने अन्य भाषाओं में लिखित एकांकियों का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। यद्यपि इस युग में आधुनिक युग की अपेक्षा विकास नगण्य कहा जाता है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि प्रसाद युग में आकर नाट्यकला विषयक मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस युग ने आगामी एकांकीकारों को एक पुष्ट आधार भूमि प्रदान की, जिसमें आधुनिक एकांकी साहित्य और भी स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। ये था हिंदी एकांकी का उद्भव एवं विकास का पार्ट 1। इसमें विशेष रूप से 2 युगों की, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रसाद युग की हमने चर्चा की। निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे और वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो आप ज़रूर समझे होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी उसे साझा करें, शेयर करें, ताकि वो भी हिंदी साहित्य के इन तमाम तरह के टॉपिकों से रूबरू हो सके, जान सकें। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और हिंदी की बिंदी चैनल पर लगातार आप जुड़े रहें। तमाम तरह की हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई वीडियो हम यहाँ पर लेके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एकांकी पार्ट 2 में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।